नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सिद्धार्थ जी के कल के उस भाषण की करने जा रहे हैं, जिस भाषण के दौरान बहुत ही इमोशनल बातें रखी है उन्होंने। कल मैंने उस पर हालांकि एक स्टोरी चलाई भी है कि जो आप शिक्षकों से उम्मीद करते हैं और शिक्षक भी आपसे कुछ उम्मीद करता है, क्या आप शिक्षकों की उम्मीद पर खरे उतर पा रहे हैं, या फिर शिक्षक जिस हाल में है उस हाल से आप अपने आप को कनेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है, कभी आपने उस पर सोचा है क्या? आप अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा जो बुनियादी समस्याएं हैं शिक्षकों को लेकर उस पर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर आपने क्या किया है? आप मंथन करिएगा सिद्धार्थ जी, तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। चलिए, लेकिन इस पर हम आज बातचीत के लिए आनंद पुष्कर जी से मिलेंगे। काफी लंबे अंतराल बाद हम लोग आमने सामने हो रहे हैं कि सिद्धार्थ जी ने एक बड़ी बात कही है कि बिहार के पलायन के लिए शिक्षक जिम्मेवार है। आनंद पुष्कर जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सिद्धार्थ जी ने कहा है कि भाई बिहार के पलायन के लिए आप लोग जिम्मेवार हैं, शिक्षक नेता भी और शिक्षक भी। क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने उनका कल बयान सुना संतोष जी, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा विभाग के इतने बड़े पद पे रहने वाले अपर मुख्य सचिव हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव भी हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं और कई बड़े पदों पे वो शोभित भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में उनका जो बयान है कि बिहार के पलायन का जिम्मेवारी वो शिक्षकों के ऊपर जो दे रहे हैं, तो उनकी बातों की, उनकी सोच को मैं समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बात वो कह रहे हैं। आज की परिदृश्य में मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा-सा उनको जाके पूर्व के भी इतिहास को देखना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि बिहार में 2005 के बाद जब सरकार बनी थी और इसी सरकार ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलिए रोजगार देने की बात आई थी, नौकरी देने की बात आई थी। इस बार भी नौकरी देने की प्रक्रियाएं चल रही है। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि मैं बराबर कहता था कि प्रोफेसर मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में एक समान स्कूल प्रणाली आयोग की एक समिति बनाई गई थी, जिस आयोग की समिति में यह कहा गया था कि सबकी शिक्षा एक समान, सबका वेतन एक समान। यह 2005 में जब नियमावली बनी थी, तो वह नियमावली की कॉपी क्या ये अपर मुख्य सचिव को अपने टेबल पे या विभाग में नहीं मिलता है क्या देखने के लिए? आज की परिदृश्य में मॉडल स्कूल की परिकल्पना और चर्चा आप कर रहे हैं, लेबोरेटरी और प्रयोगशाला की परिकल्पना आप कर रहे हैं। क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बने हुए? आपको भी 2 बरस हो गया। आपके विभाग में आने के बाद स्थिति यही बनी हुई है कि 1 जनवरी से जिन शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया है, आज 4 महीना हो गया। लाले पड़े हुए हैं उनके घर में उनके वेतन के अभाव के लिए। किराना वाला उनको राशन देना बंद कर दिया है और आप चर्चा करते हैं स्थानांतरण की। आप बात कर रहे हैं कि दूर में आप पढ़ाइएगा नहीं तो किसी को भेजना पड़ेगा। कहाँ कोई शिक्षक मना कर रहा है कि हम बॉर्डर पे जाके नहीं पढ़ाएंगे और नहीं काम करेंगे। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो रिजल्ट यह दिया जा रहा है, 95% और 97% बच्चों का रिजल्ट, क्या ये हवा में रिजल्ट आ रहा है? ऐसे ही हाँ, हवा में विभाग और सरकार रिजल्ट दे रही है कि आप पलायन के लिए और पढ़ाने के लिए आप पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर दे रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि पढ़ाने वाले आप ही हैं। तो इस तरह का जो संदेश, जो शिक्षकों के मनोबल को डाउन करने के लिए जो संदेश अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया जा रहा है, वह संदेश बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आपको यह विचार करना चाहिए कि आज की परिदृश्य में उनकी जो मांगे हैं शिक्षा सुधार के दृष्टि में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा बेहतर हो। आज की परिदृश्य में राजा हो या रंग की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बिहार में बना रहे हैं कि अधिकारी के भी बच्चे जाके वो सरकारी विद्यालय में पढ़े? आप बार-बार अपने बयान में यह कहते हैं कि आप गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप वैसी व्यवस्था बनाने में आपको क्यों परेशानी आ रही है?
कि आपके सरकारी विद्यालय में आपके जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी विभाग के अधिकारी हों, उन अधिकारी के बच्चों को आप सरकारी विद्यालय में आप ले आइए पढ़वाने के लिए। आपको उस तरह की मॉडल विद्यालय बनानी चाहिए। जब राज्य आधारभूत परियोजना संरचनाएँ बनी हुई है, उस परियोजना के आलोक में आपने पॉलिसी भी बनाया कि हम सभी विद्यालय को बेहतर करेंगे। आप देख लीजिए अपग्रेडेड विद्यालयों की क्या स्थिति पड़ी हुई है। आप पीएम श्री विद्यालय में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आप सारी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो आपका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही नहीं है, बच्चों की बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है विद्यालय में। तो इन विषयों पे आपको चिंता नहीं है और आप सबसे बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं, वह शिक्षकों के ऊपर लगा रहे हैं कि पलायन का दोषी। अब बताइए, यह सब जानते हैं पलायन, इसके लिए दोषी कौन है, कहाँ से यह शब्द आया है? इसको भी आपको जानना चाहिए कि यह पलायन का दोषी कोई शिक्षक नहीं है। पलायन की दोषी अगर कोई है, तो उसके लिए सरकार ज़िम्मेदार होती है। आखिर उच्च स्तरीय शिक्षा भी चलिए ठीक है, छोटे बच्चों के लिए सरकार की योजना है, परियोजना है। उच्च स्तरीय शिक्षा पे भी तो आपको ध्यान देना चाहिए, विश्वविद्यालयों की स्थिति भी आपको ठीक करनी चाहिए। प्लस 2 विद्यालयों की स्थिति आपको ठीक करनी चाहिए, उनको बेहतर तरीके से जोड़ना चाहिए, वहाँ उनकी सारी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। आनंद जी, जब कल तो उसने आप खुद अपने ही विभाग का पोल खोला है। कहते हैं कि बच्चों को लिखने पढ़ने नहीं आता है, अक्षर ज्ञान मैथ समझ में नहीं आता है। तो वाकई में आपने सवाल खड़ा किया कि 95% रिजल्ट कैसे हो रहा है। बताइए, और अभी जो स्कूल का कॉपी जांच का बात सामने आया, उसमें तो आया ही कि कोई टीचर कॉपी जांच नहीं कर रहे हैं। तो भाई, जिम्मेवारी किसकी? सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेवारी तय होगी कि उनकी भी जिम्मेवारी तय होगी? बिल्कुल सही बात है संतोष जी। ऐसे आज की परिदृश्य में जो अधिकारी वर्ग हैं, उन अधिकारियों की भी सबसे बड़ी दायित्व तो होती है। आप निगरानी कर रहे हैं, आप निरीक्षण कर रहे हैं, आप स्वरूप बना रहे हैं कि विद्यालयों की निगरानी हम लोग करेंगे। तो आज तक आप क्यों बैठे हुए थे? आज तक आपने कभी क्यों नहीं निगरानी या निरीक्षण का कार्य आपने किया है? क्या आपके पास में डाटा नहीं है? आपका जिला कार्यालय पदाधिकारी क्या कर रहा है? हम लोग तो देख रहे हैं जिला कार्यालय पदाधिकारी की स्थिति क्या बनी हुई है। वह लोग बस केवल जो चर्चा कर रहे थे डीपीओ स्थापना, डीपीओ माध्यमिक का, हम लोग तो वो भी परिदृश्य देख रहे हैं कि वो शिक्षक को एकदम गर्दन दबाने के लिए वो सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। विद्यालय की निगरानी और निरीक्षण में जाते हैं तो यही देखते हैं कि कहाँ परेशानी हो रही है, क्या परेशानी है और किस तरह से हम लोग ऐंठ के पैसा उनसे बना लें। यही परिदृश्य संतोष जी बस चल रही है। यह उनकी कहीं सोच नहीं है। मैं तो लगातार फील्ड में घूमता हूँ, देखता हूँ, परिदृश्य को देखता हूँ, जहाँ विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं है। शिक्षक तो अपनी घंटी लेने के लिए, और आपने ही ना उन शिक्षकों को बहाल किया है, इसी हाँ। सरकार ने ना बहाल किया है, और बीपीएससी के माध्यम से लोगों ने बहाल किया है। नियोजित शिक्षकों के लिए कई बार आपने परीक्षा भी ले लिया है, तब भी आप कह रहे हैं कि आपका तंत्र जो है अक्षम है। आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप अटेंडेंस लगा रहे हैं और जाके किराना की दुकान पे बैठ के किराना का दुकान चला रहे हैं, खेती-बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो बताइए, आपने ऐप बनाया, आप ऐप के माध्यम से लोगों की निगरानी कर रहे हैं, और ये 1-2 शिक्षक के बारे में आपने वीडियो पे पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, उसके चलते आप पूरे समाज में शिक्षकों को दोष देने का काम कर रहे हैं। समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षक पढ़ाता नहीं है, तो यह संदेश क्यों नहीं आप दे रहे हैं? आपका विभाग कहाँ बैठा हुआ है? आपका सिस्टम कहाँ बैठा हुआ है जो 4 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहा है? डीबीटी की राशि उनको समय से नहीं पहुँच पा रही है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए भी तो दोषी आप ही हैं। आपका विभाग ही दोषी है। तो इन मतलब परिद आनंद जी, एरियर लेने के लिए पैसा, मतलब मान लीजिए कि मातृत्व लाभ वाला जो ये होता है महिलाओं को छुट्टी, उसके लिए सैंक्शन के लिए पैसा। मतलब शिक्षा विभाग में तो स्थिति ये है कि हर काम के लिए पैसा। मतलब बेचारा मास्टर के आमदनी क्या है भाई? ये भी तो उनको देखना होगा ना कि भाई शिक्षक का काम पढ़ना पढ़ाना है, और वही गलत तरीके से चीजों को घूस देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को सत्य और भ्रष्टाचार और घूस नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या शिक्षा देंगे वो? बिल्कुल सही बात है संतोष जी। आज की परिदृश्य में मैं तो देख रहा हूँ कि अपना वेतन निकासी करवाने के लिए या चिकित्सा की राशि भुगतान करवाने के लिए
पूरे बिहार भर के पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं, वहाँ पैसे की भारी उगाही और खेल चल रहा है। आप तो देखे ही थे कि बेतिया के क्या परिदृश्य बना था, और बेतिया के साथ अभी बहुत सारे ऐसे जिला भी आ रहे हैं जहाँ वसूली का काम जो है लगातार चल रहा है। तो मान लीजिए कि आपके जो अधिकारी हैं, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उस कार्यों पे भी आपकी निगरानी नहीं है। वहाँ स्टे भी आप नहीं लगा सकते, क्यों जाना पड़ता है शिक्षकों को अपना वेतन भुगतान करवाने के लिए कार्यालय में? आप बताइए, आप विद्यालय में जो क्वेश्चन को भेजते हैं, जो आंसर शीट को भेजते हैं, उसको लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी रहती है। और हम्म। ऐसी व्यवस्था आपने बना दिया है कि वो शिक्षक खुद ही तन-तबाह पड़ा हुआ है, परेशान पड़ा हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्था है कि आप भी उसको उलझा के रखना चाह रहे हैं। जहाँ एक तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए मानसिक शांति स्वरूप के साथ उसको ससमय, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र बाबू कहते थे, देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका एक ही सिद्धांत था, एक ही बात था कि जब शिक्षक का पेट भरा रहेगा, तब पठन-पाठन का कार्य बहुत सुचारू ढंग से चलेगा। लेकिन आज की परिदृश्य यह उत्पन्न हो गई है कि अभी तो सबसे बड़ी समस्या संतोष जी जो पूरे बिहार में है, वह शिक्षकों का वेतन लेके है। बताइए कि अलॉटमेंट की राशि पड़ी हुई है, और तब जो है शिक्षा विभाग उनको उनका वेतन भुगतान नहीं दे पा रहा है। नहीं नहीं, यानी एक कि और बात इन है ना आनंद जी, अभी तक पे फिक्सेशन नहीं हुआ, पुराने पे आप लीजिए। अरे क्या बात है भाई, जनवरी में वो लोग ज्वाइन किया है, आज 4 महीने से आप क्या उनको पे दीजिएगा, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि महँगाई भत्ता उनका 55% होना चाहिए, और आज भी सॉफ्टवेयर पे उनको 85% मिल रहा है। 4% उसका हाउस अलाउंस अभी मिल रहा है, बताइए उनका 5% होना चाहिए, शहरी क्षेत्रों का 8 से 10% होना चाहिए। तो आप तो उनकी ही राशि, जो मूल राशि है, पे फिक्सेशन की बात आपने कहा, आज की भी परिदृश्य में समझिए कि उनकी ऐसी वेतन विसंगति पड़ी हुई है। लगातार मेरे पिता स्वर्गीय पांडे जी भी सवाल सदन में उठाते भी थे, कहते भी थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि 15% की बढ़ोतरी हम लोग करेंगे, और इसी विभाग ने 15% की बढ़ोतरी 2020 में किया था। उनकी सर्विस कंटिन्यूटी की बात उन्होंने लिखा था, अपनी नियमावली में लिखा था। 50% पदों को प्रोन्नति के साथ देने की बात यह नियमावली में लिखी गई है। तो आप तो जो शिक्षकों की बनाई गई, विभाग के द्वारा जो बनाई गई नियमावली है, कैबिनेट से स्वीकृत जो नियमावली है, उन नियमावली को भी आप फाड़ के फेंक दिए हैं। उस नियमावली को भी आप नहीं देख रहे हैं। बस केवल एक मंच पे खड़ा होके और एक संदेश देना है, एक बातों को पढ़ देना है, यह स्वरूप होना चाहिए, वह स्वरूप होना चाहिए। आप बताइए कि आप शिक्षा के सुधार की दृष्टि में आप क्या काम कर रहे हैं? आप तो यह भी नहीं देख रहे, हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी, आप खुद संतोष जी लगातार इस सवालों को उठाते हैं, आप शिक्षकों को भी लगातार बताते रहते हैं कि देखिए आप उनके बच्चों को पढ़ाइए, आप उनके बच्चों को लेके आइए, आपकी भी चिंता होती है संतोष जी। हम लोग लगातार इसकी प्रसंग की चिंता करते हैं, और जहाँ अगर हमारे उस शिक्षकों के द्वारा भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, तो हम लोग सामने बढ़ के भी उनको भी कहते हैं कि नहीं देखिए आप उनके बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। लेकिन हम लोग की सबसे बड़ी सोच है कि कम से कम उनकी मानसिक शांति ज़रूरी है। जिन विषयों को आपने लिखा है, उनकी वेतन की विसंगति को आज तक आपने दूर नहीं किया है। उनकी वेतन की विसंगति आज भी उलझी हुई है। उनकी सर्विस कंटिन्यूटी आज भी उलझी हुई है। उनको पे फिक्सेशन देने की बात आज भी उलझी हुई है। अब यह समझिए कि 2015 के नियमावली में स्पष्ट रूप से प्रोविज़न था कि 3 बरस पे 1 इंक्रीमेंट हम देंगे। तो बताइए कि जब नियमावली में आपने मेंशन किया, और 2006 में जो शिक्षक बहाल होके आए और 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए, आज की परिदृश्य में उन दोनों शिक्षकों का वेतन जो है एक समान आपने कर दिया है। तो 3 बरस पे 1 इंक्रीमेंट देने की भी बात आपने नहीं किया। प्रोन्नति में भी 50% पदों को प्रोन्नति के साथ भरना था, उसमें भी आपने दरकिनार करके रख लिया है। तो इन जो ज्वलंत विषय है, जो उनकी ज्वलंत माँग है, वो तो अपनी माँगों में आप उलझा के उनको रखे हुए हैं। उनकी समस्याएँ उनके सामने दिख रही है, और नहीं नहीं, आप उन और समस्याओं पर विचार आनंद जी, करने के लिए तैयार नहीं हैं। आनंद जी पिछले 8 महीने से ट्रांसफर 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 करके तमाम शिक्षक जो ट्रांसफर करके कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहा है क्या 8 महीने से? 8 महीने से जिनका ट्रांसफर है, नीति रोज देखने में इंतजार कर रहा है कि अब मेरा ट्रांसफर होगा, अब मेरा ट्रांसफर होगा। सही बात संतोष जी आप कहे कि जैसे उस समय जब प्रोविज़न बना, देखिए
तो 5,77,000 पूरे शिक्षा विभाग में पदाधिकारी शिक्षक हो गए थे। और उस समय भी जबरदस्ती जो है उस समय भी सभी लोगों का पदस्थापन और स्थानांतरण करने के लिए विभाग बैठा हुआ था। मैं तो जाके उस समय माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अवगत कराया था, आपके ही मंच पे मैंने आके उस समय भी कहा था। मैंने जब सारी बातों को सरकार के समक्ष रखा तो सरकार ने एक ठोस कदम लिया कि और माननीय मंत्री जी भी आगे बढ़ के आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो विशिष्ट शिक्षक जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रहेंगे। तो मान लीजिए कि जबरदस्ती किसी को आप हाथ लगा के ठेल रहे हैं और 1,90,000 लोगों का स्पेशल ट्रांसफर प्रोविजन आपने बनाया, आपने दरखास्त भी उनका ले लिया है और अब तक ये 4 महीना बीत गया और अब तक आप बताइए कि 10,000 कुछ लोगों पे ही आप पहुँच पाए हैं, वो भी 10,000 लोगों को विद्यालय आपने अलॉट नहीं किया है। तो सही बात कहे कि 4 महीना से वो तो प्रतिदिन बस केवल उसके मन में यह सवाल है कि मेरा स्थानांतरण होगा, क्या होगा? और आपने 16 स्तरीय समिति बना दिया। 16 स्तरीय समिति जो है आज तक रिपोर्टें देते रह जा रही है। अब 2 महीना में बिहार चुनाव में प्रवेश कर जाएगा। तो इन विषयों को उलझाने की आवश्यकता क्या है? यह विषयों को सुलझाने के लिए विभाग काम नहीं कर रही है, इन सारे विषयों को उलझाने के लिए काम करे। मुझे तो लगता है कि इनका जो चाल है, इनकी जो सोच है, वह कहीं न कहीं कार्यों को सुलझाने की दृष्टि में कहीं इनकी सोच दिखाई नहीं दे रही है। चलिए 1,90,000 लोगों का स्थानांतरण कोई भारी स्थानांतरण का विषय नहीं है। अगर नियमित रूप से अगर सभी आवेदनों पे विमर्श किया जाए और विमर्श करने के बाद उन आवेदनों को जो प्रक्रिया इन्होंने बताया है कि उस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग कोडिंग करके और जिला को दे देंगे और जिला से विद्यालय का कोड भर दिया जाएगा, तो जब आपके पास में इतने बड़े सॉफ्टवेयर बने हुए हैं और ये संतोष जी कोई नया ये अपर मुख्य सचिव आके सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं। इस शिक्षा विभाग जो है 2020 से ही सॉफ्टवेयर की चर्चा करता है और 5 बरस समझिए कि सॉफ्टवेयर बनाने में बीत गया है। पता नहीं इनके पहले कितने अपर मुख्य सचिव आए और कितने अपर मुख्य सचिव चले गए और आज तक विभाग जो है सॉफ्टवेयर बना रहा है और बेहतर सॉफ्टवेयर बना रहा है कि सॉफ्टवेयर से हम लोग स्थानांतरण पदस्थापन कर देंगे। अब देखिए, हम लोग तो लगातार सरकार से भी मांग करेंगे कि जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है, उन शिक्षकों के आवेदन को यथाशीघ्र विचार करके और उस पे पुनर्विचार होना चाहिए और जो उनको सहूलियत हो, उनको सहूलियत दिया जाना चाहिए। लेकिन आनंद जी, चलते चलते एक बात कहते हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेपटरी करने में आप लोग भी कम जिम्मेवार नहीं है। सरकार तो घरे में पोस्टिंग किया था ना, क्या रिजल्ट दिए आप लोग? ये जो माइंडसेट बना गांव के लोगों, आप भी गांव जा रहे, आप तो आपको तो शिक्षक का वोट लेना है, तो आपकी मजबूरी है, लेकिन गांव में जाइए तो जितने जिन लोगों को गांव में पोस्टिंग हुआ, एक भी आदमी जो कल सिद्धार्थ जो बोले कि चल जाता है खेती गृहस्थी को, गलत थोड़ी बोले। ये भी तो आपको देखना होगा ना कि अगर पलायन और बाकी विषयों पर जो चर्चा सिद्धार्थ ने किया, उनकी अपनी कमजोरी तो है ही, लेकिन वैसे शिक्षक जो गांव में ही जिनकी पोस्टिंग रही, आज वही समस्या खड़े कर रहे हैं ना। बीपीएससी वाले को भी पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, जो विशिष्ट बने हैं उनके साथ एक अलग तरीके का प्रॉब्लम है। ये भी तो बात है कि जिम्मेवारी सिर्फ सिद्धार्थ की ही तय नहीं होगी, जिम्मेवारी तो आप लोगों पर भी तय होगी अगर बात बड़े स्तर पर की जाएगी तो। चलिए। बिल्कुल सही बात है और हम लोग कहेंगे, आपके मंच से भी हम कहेंगे कि अगर इस तरह के कोई भी शिक्षक अगर कर रहे हैं तो मैं उनको स्पष्ट रूप से आपके मंच के माध्यम से भी यह निवेदन अवश्य करूंगा कि हमें जो हमारा दायित्व है, उन दायित्व का निर्वहन अवश्य हम लोग ईमानदारी पूर्वक करेंगे और जो शिक्षक इस तरह के कार्य को कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ ही परसेंट ऐसे शिक्षक हैं जो इस तरह की बात हो रही है। बाकी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ईमानदारी चलिए। पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, लेकिन जो इस तरह की बात आ रही है, मैं आपके मंच से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह के कार्यों को ना करें और जो मूल उद्देश्य है शिक्षा का अलग जगाना, उस कार्यों को करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, थैंक यू। ठीक, चलो। तो ये हमारे साथ आनंद पुष्कर जी थे, शिक्षक संघ के नेता है, तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षक की बात को भी रखेंगे और सिर्फ उन्हीं बातों को रखेंगे जो शिक्षक चाहते हैं। लेकिन जिम्मेवार सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, जिम्मेवार सिद्धार्थ जी आप भी हैं। पलायन के लिए अगर शिक्षक जिम्मेवार है तो उससे कहीं अधिक जिम्मेवारी सरकार की भी है।
जो सरकार ऐसे शिक्षकों को बहाल किए, जो सरकार सिर्फ वोट के लिए शिक्षा को भी आप कहें तो लाभुक योजना में तब्दील कर दिए कि हमको खिचड़ी खिला देना है, पोशाक दे देना है, साइकिल दे देना है, स्कॉलरशिप दे देना है, किताब दे देना है, बैग दे देना है, बोतल दे देना, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लाभुक योजना का लाभ पहुंचाकर वोट ले लेना है। जिम्मेवारी तय होगी सिद्धार्थ जी, नीतीश कुमार पर भी तय होगी, आप पर भी तय होगी और शिक्षकों पर भी तय होगी। चलिए इस खास कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।